डिराइव्ड फोर्सेस। डिराइव्ड फोर्स क्या होते हैं? ये तो हो गया फंडामेंटल फोर्स। इसके बाद जो भी फोर्स होते हैं या जो भी फोर्स के नाम आपने सुने हुए हैं, ये सारे के सारे फोर्स कैसे होते हैं? डिराइव्ड फोर्स, यानी इन्हीं फंडामेंटल फोर्स से आए हुए डिराइव्ड फोर्सेस। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए पहला मैं ले लेता हूं मस्कुलर फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? डिराइव्ड फोर्स। दूसरा मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल इसका इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। इसके बाद और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स के बाद आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी हो गया। इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं टेंशन फोर्स। ये कहां पर होता है? रोप्स में। ठीक है। और भी हो सकते हैं। फोर्स ऑफ बॉयंसी, आर्किमिडीज। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं या होता है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग फोर्स ऑफ विस्कस। ठीक है। और भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी और सारे फोर्स हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। क्या देखेंगे? नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। और नेचर ऑफ फिजिकल लॉज को समझने के पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा आप लोगों को। चलिए हेडिंग लिखिए, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स is the force with the property that the force ब्रैकेट में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, work done in a moving particle between 2 points अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बिटवीन 2 points is independent of the path अब इसका मतलब क्या हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स विद द प्रॉपर्टी दैट the force or work done in a moving particle between 2 points is independent of the path। इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन लिख लीजिए, इसका मतलब समझाते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे फोर्स, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये एक पेड़ है और इस पेड़ पर ये एप्पल लगा हुआ है। ये एप्पल
जब जमीन पर गिरता है, ये समझ अर्थ है, ठीक है। तो यहां पर इसके फोर्स क्या लग रहा है, mg। तो चाहे इसका पाथ ये रहे या ये वाला पाथ रहे, यहां पर हम कोई भी जगह देख लें, तो फोर्स अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो इस पर हमेशा mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो ये कौन से तरह का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम मूव करते, कोई पार्टिकल मूव करता है तो फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बाद आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बाद आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। ये एक टेबल है सपोज, और इस टेबल पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचना है। तो यहां से इस ऑब्जेक्ट को जब हम मूव करेगा इस वाले पाथ में, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की कुछ वैल्यू होगी। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को इस वाले पाथ से ना ले जाकर इस वाले पाथ से इस पॉइंट पर ले जाएं, तो क्या होगा, अब पाथ चेंज हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स जो पहले यहां से लेके यहां तक लग रहा था, अब क्या होगा, इस पूरे पाथ में लगेगा, दूसरे वाले पाथ में। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहां पर चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस तरह के फोर्स को बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर एग्जांपल लिख लीजिएगा आप, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो पहले हम लोग लिखेंगे एक दो लाइनें। लिखिए, इन एनी फिजिकल फिनोमिनन गवर्न्ड बाय डिफरेंट फोर्सेस देयर आर मेनली टू क्वांटिटीज। तो क्या होता है, जब भी हम कोई भी फिजिकल फिनोमिना देखते हैं या डिस्कस करते हैं, तो फिजिकल फिनोमिना में जनरली दो क्वांटिटीज आती हैं, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। कौन सी, एक तो होती है क्वांटिटीज दैट चेंजेज विद टाइम, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। और दूसरी तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होता है, क्वांटिटीज दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी। और इन क्वांटिटीज को बोला जाता है कंजर्वेटिव क्वांटिटीज। क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव क्वांटिटीज। तो किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए इन कंजर्वेटिव क्वांटिटीज की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। इन कंजर्वेटिव क्वांटिटीज की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंजर्वेटिव क्वांटिटीज में जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो होता है, या वो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि एनर्जी को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल एक फॉर्म, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो एनर्जी कैसी क्वांटिटी, कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो मैंने अभी बता रहा था। मैं, एक पेड़ है, ठीक है, ये अर्थ है, और यहां पर एक एप्पल है, और ये एप्पल जमीन पर आएगा, टूट के, पेड़ से टूट के जमीन पर आएगा। तो देखो एप्पल यहां पर स्टेशनरी पोजीशन में है। इस एप्पल की खुद की एनर्जी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही ये पेड़ से अलग
अलग हुआ तो ये जमीन पर आएगा। जमीन पर आने के लिए क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीमे धीमे किस में चेंज होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि सम ऑफ अगर हम यहां पर एज्यूम कर लें कि यहां पर एयर का फ्रिक्शन और उस बाकी एनवायरमेंटल चेंजेस को हम निगलेक्ट मान लें, तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये हमेशा कैसा रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट जब तक कि ये जमीन को टच नहीं कर जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब तक क्या रहेगा, जब तक जमीन को ये टच नहीं कर जाता है तब तक की मैं बात अभी कर रहा हूं। हमेशा कांस्टेंट तो बाद में भी रहेगा, लेकिन बाद में और भी सारी एनर्जी और भी सारे फैक्टर आ जाएंगे। तो अगर हम उन फैक्टर को भी कंसीडर कर लें तो आफ्टर टचिंग द ग्राउंड कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट तो हमेशा रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर एयर में जब तक है तब तक वैलिड रहेगा, जमीन में टच होने के बाद भी रहेगा, लेकिन तब और भी फैक्टर होंगे, वो कंसीडर हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ये सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे नीचे आता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ती आएगी, काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, शायद हो सकता है आप लोगों ने कहीं गलत पढ़ लिया हो कि सारी कंजर्वेटिव क्वांटिटी वेक्टर होती हैं। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि वेक्टर होंगी। वेक्टर भी हो सकती है, स्केलर भी हो सकती है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कंजर्वेशन में एक और क्वांटिटी आती है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसकी हम बात करते हैं वो तो वेक्टर होता है, दोनों ही वेक्टर हैं, चाहे हम लीनियर मोमेंटम की बात करें चाहे एंगुलर मोमेंटम की बात करें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव क्वांटिटी जरूरी नहीं है कि वेक्टर हो, जरूरी नहीं है कि वो स्केलर हो। एक तो ये हो गया। एक इसमें समझने का या इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, कोई बताएगा? यहां पर कभी भी आप लोग कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दोनों बातों में कंफ्यूज मत हो जाना। कंजर्वेटिव ऑफ फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस की अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते समय फोर्स या वर्क डन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हम कंजर्वेटिव क्वांटिटी की बात करते हैं। अब केवल नाम लिखेंगे क्योंकि बहुत बेसिक हमें इंट्रोडक्शन में सीखना है, बाकी डिटेल में जब हम लोग आगे पहुंचेंगे वहां तो हमें पढ़ना ही है। कंजर्वेशन ऑफ, नाम लिख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पर दो तरह के मोमेंटम होते हैं, कौन कौन से लिखेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला पार्ट हो गया, केवल नाम ही लिखेंगे हम लोग, ज़्यादा बहुत डीप में अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में जब मौका मिलेगा तब पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और कौन सा होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ही चेंज नहीं होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, अगर आपको याद हो, E=mc², हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नहीं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चेंज होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे और बताइए, और कौन सी कंजर्व क्वांटिटी होती है, और बताओ। कंजर्वेशन ऑफ मास का एक एग्जांपल देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास का एक एग्जांपल देख लो, केमिकल
रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जाम्पल है ना। और बताओ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको पता होगा कि चार्ज को ना ही जनरेट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज का कंजर्वेशन भी हमेशा एप्लीकेबल होगा किसी भी फिजिकल फिनोमेना में, किसी भी फिजिकल फिनोमेना में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर चलिए और भी हो सकते हैं, और भी कंजर्व क्वांटिटी हो सकती हैं, हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा वैलिड रहेगा भले ही आपको दिखे या ना दिखे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, बाइक में हमने पेट्रोल डाला, बाइक में हमने पेट्रोल डाला और उस पेट्रोल के डालने से क्या हुआ, उस पेट्रोल के डालने से क्या हुआ, बाइक चली, पेट्रोल धीमे धीमे खत्म होता गया, बाइक चलती गई, पेट्रोल खत्म हो गया, बाइक रुक गई। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि वाइस वर्सा प्रोसेस हो जाए कि आप बाइक को उल्टा ले जाएं और पेट्रोल की टंकी फिर से फेल हो जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन फेनोमेना जरूरी नहीं है कि रिवर्स प्रोसेस में आपका सेम जगह आप पहुंच जाएं, ये ध्यान रखना। आप चाय में कप लिए हुए हैं, सॉरी आप कप में चाय लिए हुए हैं, ठीक है, कप में आप चाय लिए हुए हैं, पी रहे हैं पी रहे हैं पी रहे हैं, पी गए पूरी। अब कप में चाय दोबारा आ जाएगी, नहीं आएगी ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। चलिए, तो ये तो हो गया नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। और यहाँ पर फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, मतलब फिजिकल वर्ड वाला जो चैप्टर है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, सेकंड चैप्टर का जो नाम होगा वो होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। पहले चैप्टर का मतलब केवल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था, एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, हो सकता है कभी एक आध क्वेश्चन दे दिया जाए। बट यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हमें बहुत अटेंटिव होकर बैठना है, ठीक है। हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे, उनको हमें समझना है, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, उनको समझना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा उसमें हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स।